हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। आज से और आज की वीडियो में हम स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सीखेंगे। अपनी वीडियोस में हम सीखेंगे कि कैसे हम 128 मार्क्स ला सकते हैं प्रीलिम्स में। कट ऑफ जहां पे 92.66 जा रही है और लोग स्कोर कर रहे हैं +30 और 40 मार्क्स, आप कैसे ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैजिक नहीं है, एक साइंटिफिक वे है जो टॉपर्स करते हैं, जिनका प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई होता है। आपने देखा होगा जिसका एक बार निकलता है उसका लगातार निकलता है। द रीजन, उनको ये ट्रिक पता है, उनको ये स्ट्रेटेजी पता है। हम सबको पता है कि इजी क्वेश्चन हर साल 32 से 35 ही रहते हैं। मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सोर्सेज से नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। मतलब आपको इस मॉडरेट लेवल को करने के लिए ये स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। ठीक है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स 2026 में कट ऑफ गई है 92.66 और टॉपर्स के स्कोर 130 प्लस गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने 65 प्लस क्वेश्चन ठीक किए हैं। मतलब समझो जरा, 65 प्लस क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 140 150 क्वेश्चन उन्होंने, मतलब 150 मार्क्स स्कोर किया होगा और नेगेटिव मार्किंग से उनके 130 प्लस मार्क्स आए हैं। सोचो जरा, क्या ये नॉलेज से पॉसिबल है? नहीं। क्या ये ट्रिक से पॉसिबल है? नहीं। नॉलेज प्लस टेक्निक्स, लॉजिकल साइंटिफिक मेथड, जिसको मैंने नाम दिया है स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। देखो कवर कैसे करेंगे वो सब मैं इसी में करूंगा और आज की वीडियो में बहुत कुछ करने वाले हैं। योर स्कोर 68, आपका स्कोर सिर्फ इतना आता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ये एक तो ना एक दिन में सीखने वाली चीज है ही नहीं, इसलिए ये सीरीज भी एक दिन नहीं चलेगी। 7 से 8 दिन की सीरीज होगी ये, और बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप 100%, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, सो दिस इज माय प्रॉमिस, 120 प्लस इन प्रीलिम्स 2026 गारंटीड विद एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पर इसके लिए आपको एक टास्क करना है। आपका 2 होमवर्क है जो आपको अभी इसी वक्त स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहला, एक नोटबुक उठा लो जिसमें आप कुछ नोट मेकिंग करोगे। कुछ का मतलब बहुत हल्का फुल्का, जो आपको लगे कि ये मुझे लिख लेना चाहिए। दूसरा, वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं नॉलेज प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी से सॉल्व करूंगा, उसको आप आराम से समझोगे कैसे हुआ, कैसे आंसर तक आए हैं। ठीक है, और कोई भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, क्योंकि सब में सब कुछ है, कुछ ना कुछ तो सब में है। ऑलवेज सॉल्व फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले वीडियो को पॉज कर देंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। नॉलेज अगर नहीं है तब भी आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एप्टीट्यूड बाय वॉचिंग, वॉच नहीं करना है। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार वीडियो देखोगे, बट इससे ज्यादा देखने के बाद आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे करना है सब कुछ इसी वीडियो में देखो। हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो को देखो। एमसीक्यू सॉल्विंग में ओवरऑल आइडिया ऑफ क्वेश्चन ये होगा कि सबसे पहले ना हम मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और हम 2015 से लेकर 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे ना, ये ध्यान से समझना अभी, बहुत ध्यान से। पहले तो ये समझो कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना कुछ 12 से 15 मेथड्स होते हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक, ऑड वन आउट, और वो जो टर्म्स ब्रेक करके, कीवर्ड्स को ब्रेक करके करते हैं, ये बहुत सारी टेक्निक होती हैं। इन टेक्निक्स को हटाकर ये समझो कि अगर आपको कोई एक पेपर में ये सब करवाने की कोशिश करे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो। इसलिए हम हर एक वीडियो में, जो जो वीडियो आएगी, जैसे आज की वीडियो में हम नेगेटिव जो टर्म्स होती हैं, जो एग्रेसिव टर्म्स होती हैं, है ना, एक्सट्रीम जो टर्म्स होती हैं, हम उसको समझेंगे और उसके ऊपर एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप उस एक टेक्निक में मास्टरी कर लो। रटना नहीं है, ऑब्जर्व के थ्रू आपके अंदर वो डेवलप होगा। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी जो होगी एमसीक्यू की, वो डेवलप होगी। ठीक है, ठीक है। तो मेथड 1 ये होगा कि हर चीज का हम 25, जैसे मेथड 1 आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसी मेथड 2 में भी करेंगे। टोटल ऐसे 12 से 13 मेथड होंगे, उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट कर दो, आई विल क्वालिफाई प्रीलिम्स 2026, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वंडरफुल सेशन। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा वार्म अप दे दूं कि कैसे हम आंसर, नॉलेज के बिना भी कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ध्यान से देखना, अब यहां से आपका टेस्ट चालू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज है 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर में आती हैं? ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? और एक और बात, जो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होगा उसको मैं स्किप करवा दूंगा, वहां अननेसेसरी टेक्निक नहीं बताने वाला। कुछ टेक्निक होती नहीं है, आपको सब हवाबाजी में बेवकूफ बनाते हैं। जो सच है सो सच है।
अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप इस पेपर से बात करो, आप इस क्वेश्चन से बात करो कि क्या आंसर इसका हो सकता है। सोचो, सोचो जरा कि जो एग्जामिनर है, हम अभी थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा समझाना है मुझे। जो एग्जामिनर है वो आपको फेल नहीं करना चाहता, यहाँ पे आपको चाहता है कि वो आंसर निकाल ले, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग थोड़ी बहुत भी करी है, अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग का थोड़ा सा भी अंदाजा है, तो आप जरा ध्यान से सोचो कि ये नामीबिया क्या है, नामीब डेजर्ट है। यहाँ नामीब डेजर्ट है ना, एक तरीके का नामीब डेजर्ट सुना हुआ है। कोकोआ को पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो मुझे बताओ क्या डेजर्ट में उगेगा? नहीं। तो एक स्टेटमेंट तो मेरी खत्म हो गई, ठीक है। अल्जीरिया और मोरक्को, अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी लोकेशन याद है तो मैं आपको सच बताता हूँ, थोड़ी सी भी लोकेशन याद है तो ये थोड़ा सा ड्राई रीजन में आता है, थोड़ा सा, तो वहां पे उतना पानी नहीं मिलेगा कोकोआ के लिए। सर ये तो आप नॉलेज बेसिस पे कर रहे हो, इतना तो देखो, इतना यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर इतना भी नहीं पता है तो अभी देखना, अभी इसके बिना भी आंसर निकलेगा कैसे। और वही हाल मेडागास्कर और मोजाम्बिक का है, लेकिन आंसर ना बहुत बच्चे इस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके लिए इतना तो आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखो आंसर, आप जरा समझो, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, और देखो यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, मतलब ओ, जब एग्जामिनर ने इसे कॉपी पेस्ट किया होगा तो सिर्फ एक ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें उसने ओ को एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है। ये जो एडिटर जो करते हैं, जो इसको कॉपी पेस्ट में जो मिस्टेक करते हैं आंसर को, सही आंसर को लिखने में, ये सबसे बड़ी हमें टेक चीज बताता है कि यार ये क्वेश्चन ना, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व जैसे मैंने कैसे सॉल्व किया, पहली बात तो कोकोआ प्रोड्यूसर का मेरे को ये पता था, ये नामीब डेजर्ट है, इसको एलिमिनेट किया। फिर लोकेशन के हिसाब से ये भी हट गया एक, और ये भी हट गया था, ठीक है। मेरे पास बचता है सिर्फ ये, तो मेरा तो आंसर ऐसे आया था। लेकिन एक दूसरा मेथड है कि अगर एडिटर की गलती की वजह से कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर आ जाए जो कि और कहीं भी पेपर में नहीं दिखते, तो जनरली आंसर होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके आंसर पर आया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इससे नॉट सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन आप ना थोड़ा सा माइंड को यूज करने की कोशिश करो कि आपको करना कैसे, सोचो कि आपको आंसर निकालना है कैसे भी, लेकिन सही आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, जब ये क्वेश्चन आया था गुच्ची वाला तो किसी को भी नहीं पता था ये क्या है। अब इसको देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, इट इज अ फंगस, चलो हो सकता है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ हिमालय के फॉरेस्ट एरिया में ये हो सकता है कि उगे, यही कह रहा है ना, हाँ। यहाँ देखो, इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उसने क्या बोला? कमर्शियली कल्टिवेटेड। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसी कोई चीज, गुच्ची जैसा कोई चीज है जो कमर्शियली का मतलब समझ रहे हो ना, हाई लेवल पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है यार, कमर्शियली कल्टीवेशन हो रहा है उसका, तो आप जरा समझो कि आप इसको क्या कभी भी नहीं सुनोगे पढ़ते हुए? नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग करते हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते हो, असम के बारे में नेशनल पार्क वगैरह पढ़ते हो, रिवर पढ़ते हो, ब्रह्मपुत्रा पढ़ते हो, क्या आप कभी भी गुच्ची को नहीं सुनोगे? आप मुझे सच बताओ, कभी भी नहीं सुनोगे। अगर इतना बड़ा कमर्शियली इसको कल्टीवेट कर रहा है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो हम कभी नहीं सुनेंगे गुच्ची। एग्जाम्पल लो, अब अपना देखो, अब बहुत लोग कहेंगे यार ये तो कुछ भी करवा रहे हो, आपको जो कहना है कहो, बट द रियलिटी इज कि अगर आप अपना माइंड इस लेवल पे डेवलप नहीं करोगे तो आप कभी पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। माइंड का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर अब आप इतना देखो, पहली बात तो ये समझो कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक ही है, वो तो मुझे परमानेंट पता है कैसे, क्योंकि वो कह रहे हैं इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरियाज, ठीक। अब हिमालय के किसी, अब आप ये ऐसे सोचो कि कह दो कि स्टेटमेंट गलत हो सकता है ना मिलता हो, लेकिन सोचो, ये समझ लो हिमालयन एरिया ये बहुत बड़ा है, क्या यूपीएससी का एग्जामिनर यहाँ गया और उसने देखा यहाँ गुच्ची है या नहीं है? क्या पता 24 मई को आपका पेपर है, 22 मई को यहाँ पे उग गया हो, या किसी ने आके उगा दिया हो गुच्ची, तब तो ये गलत हो गया ना। तो जब ये ऐसे सम वाला वर्ड आ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है कि ये होगा ही होगा। सम अगर आ गया, तो आज ये रूल बता रहा हूं, अगर सम वर्ड आ गया तो उसका सिर्फ एक ही है कि वो स्टेटमेंट ठीक होगी, जब तक कि बहुत रिजिडिटली वो गलत ना हो। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ओनली है तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कब चीजें गलत होंगी, कब सही होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, मतलब या तो 1 2 होगा या तो 2 3 होगा, ठीक है। मुझे सच बताना, इन दोनों में से, इन दोनों में से, एक इसमें से और इसमें से कौन सा ज्यादा गलत लग रहा है? इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बताओ मुझे।
अगर ये कमर्शियली कल्टीवेट हो ही रहा है, एग्जाम्पल लो, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अगर आप अपना माइंड यूज करो कि यार मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं सुना इतना पढ़ने के बाद, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है। हाँ, फंगस हो सकता है, इट इज अ फंगस, ये हो सकता है। तो मैं जाऊंगा 1 एंड 2 के साथ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस तरीके से हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। देखो, अभी हमने अपना अभी हमने अपना एक्सट्रीम स्टेटमेंट का वो चालू नहीं किया। अभी तो मैं आपको सिर्फ वार्म अप दे रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व होते हैं। बस आपका माइंड यूज होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा अजीब सा है, लेकिन आप इसको कर लोगे। जैसे ये वाला कर लिया गुच्ची को, ये 2025 का क्वेश्चन है रिगार्डिंग पिकॉक तरंटुला। ठीक है, पिकॉक मोर है, तरंटुला ऐसा कुछ है। कभी भी आपने नहीं सुना है, क्या है। यहां पहला कह रहा है इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। क्या कह रहा है? ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। ठीक है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे ओनली आ गया तो गलत हो गया। कह दे ओनली आ गया तो गलत हो गया। नहीं, देखो, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, यहाँ पे ये कहता कि इट्स नेचुरल हैबिटेट इज ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया है जो भारत में हर जगह मिलता है, तब तो गलत हो जाती। लेकिन स्टेटमेंट देखो, इसको फ्रेमिंग नेगेटिव तरीके से करी है, पर है सही स्टेटमेंट। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। कुछ फॉरेस्ट एरियाज में है, हो सकता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय जो मिलते हो बीच में ना मिलता हो, तो हो गया ना। हाँ, कुछ एरिया में, सिर्फ कुछ फॉरेस्ट एरिया में मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है ना। अभी मैं पहुंच गया हूँ सेकंड पे, 1 2। और एक और बात, जब आप 50-50 पे पहुंच जाओ तो कभी भी उस क्वेश्चन को छोड़ो मत। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपका टिक सही जगह लग जाए और मार्क्स इंप्रूव होते हैं इससे। ठीक है, रिस्क नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। अभी रैंक 104 से मैं इसी चीज पे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई, और ये बात हम सबको पता है, लेकिन जब कोई और बताता है तब समझ आती है। 100 क्वेश्चन में से ये पता होने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है, कि मतलब सब सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि मुझे कौन से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। समझ आया? और अगर आपको ये पता लग गया ना, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर, जो रिस्क लेगा उसी का वही क्वालिफाई करता है। अब देखो, टू स्टेटमेंट मैंने माना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीशीज। अर्बोरियल क्या होता है आप मुझे बताओ। अगर आपको देखो ऐसे टर्म्स का मतलब नहीं पता है, क्रस्टेशियन का मतलब नहीं पता है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, आप वीक कहाँ पे हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीक हो। ठीक है, करना क्या है, 2015 से लेकर 2025 तक का चैप्टर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज निकालो। पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन सब का हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अपने आप पढ़ो। आंसर मत निकालो, आंसर की नीड नहीं है। हमें आंसर नहीं देखना है, आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। पहली स्टेटमेंट में क्या खास है, सेकंड में क्या खास है, सेकंड गलत क्यों हुई, थर्ड क्यों खास है, इससे। और उसमें जो टर्म्स हैं उनको, उनका मीनिंग ढूंढो। ये सारे टर्म्स रिपीट होती है। तो देखो, इट इज एन omnivorous crustacean. Its natural habitat in India is only limited to some forest area. In its natural habitat, it is an arboreal species. इसने ही बोला। उसने जो बोला ये ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि अर्बोरियल का मतलब बेसिकली होता है जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ पे ज्यादातर रहते हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कट क्लियर बता दूं, अगर आपका दिमाग चल रहा है बहुत अच्छा, तो आप देखो ध्यान से सुनो। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर टू स्टेटमेंट आपने माना, ठीक है ना, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया 2 एंड 3। आपको 1 पे जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे ना सेकंड को सही मानते ही नहीं है। यही रीजन है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। देखो, आप जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पे एक बार। मैं क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे और दोबारा कंफ्यूज होगे। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। ऑफ कोर्स हो सकता है, देन 2 हो सकता है, या 2 3 हो सकता है, इनमें से एक होगा। 100% एक होगा, या तो ये नहीं होगा या तो सिर्फ ये होगा। ठीक है, अब आप इनमें से ना 50-50 पे आ गए हो, अपने हिसाब से लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर। इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। माइंड को डेवलप करो। समझ आया? आंसर के पीछे मत भागो यार, उससे कुछ होगा भी नहीं। ये क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को कम्युनिटी रिजर्व दे दिया कि भाई ये कम्युनिटी रिजर्व है, ऐसी एरिया, ठीक है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ठीक है, मान के चलो। आप मुझे एक बात बताओ, कम्युनिटी फॉरेस्ट तो बहुत सारी जगह पे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास लिटरली इतना टाइम है कि वो आप कम्युनिटी रिजर्व भी देखेंगे? सोचो, इतना बड़ा ऑफिसर इतनी सी चीज के लिए लग जाएगा।
या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या खाली पड़ी है? इनके लिए उसका कोई काम नहीं है। अब जरा सोचो, आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो आप इस चीज पे थोड़ा सा थिंक करो, ठीक है। पहला, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि अगर कम्युनिटी रिजर्व उन्होंने डिक्लेयर किया है तो इसीलिए किया होगा ना कि उसकी हंटिंग ना हो, वहां जो भी एनिमल है, जो भी चीजें हैं वो बची रहें, तो ये तो ठीक है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं वो अपना काम आराम से कर सकें, है ना, वो कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। देखो ये सब कॉमन सेंस है। फोर्थ, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपको पता है ट्रेडिशनल एग्री, लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। वो जो जला देते हैं पूरी की पूरी जमीन को, दोबारा से उगाते हैं, उससे कितना पोल्यूशन होता है। आप मुझे बताओ, अगर किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो क्या वहां पे ये वाली कल्टीवेशन हाँ करेंगे, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर? कट क्लियर आंसर इज नो। मुझे पता चल गया मेरी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। द आंसर इज ओनली टू। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में या तो आप अपना दिमाग यूज करोगे पूरा, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप इनको अटेम्प्ट नहीं करोगे। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ही ऐसे हैं। या तो आपको फुल टू फुल अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, यहां देखो, इस क्वेश्चन को समझो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, ठीक है, पहला, ठीक है, हो सकता है। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, ठीक है। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, जब भी डाटा आएगा ना थोड़ा सा सतर्क हो जाना, ठीक है, जब भी डाटा आए थोड़ा रेडी हो जाना। लेकिन यहाँ पे डाटा क्यों गलत है वो सुनो। इंडिया के ओवरऑल प्लान्स ना या तो 2030 के लिए, या तो 2047 के लिए, या तो 2025 के लिए ऐसे बने हैं, सही बात है। मतलब एक बेस, एक ईयर दे रखा है, बढ़िया। पर 2028 जैसा कोई ईयर नहीं दे रखा। अब आप मेरी बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ेगी 2029 में, सही बात है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान क्यों रखेगी कि उसके इलेक्शन से एक साल पहले अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मीडिया में उसकी थू थू हो जाएगी, डेफिनेटली। तो इलेक्शन पे असर पड़ेगा, इसलिए वो आसपास उसके बाद रख सकते हैं पर पहले नहीं रखेंगे, करेक्ट है। तो 2028 वैसे भी एक ऑड ईयर है, 2030 होना चाहिए, 2047 होना चाहिए, आपका माइंड खुद चलना चाहिए इन सब में। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी? यस। सेकेंड, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद जर्मनी। आपने देखा होगा जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं हम लोग, जब भी किसी कंट्री के साथ हम कोलाबोरेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, ब्रह्मोस, ठीक है, हमने ब्रह्मोस बनाया। अब इसमें ब्रह्मा और दूसरी नदी, दोनों नदियों का मिलके नाम आता है ना। ऐसे जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें दो कंट्रीज का दिखता है कि ये है। आप मुझे बताओ, कवच में कहीं से भी जर्मनी का कुछ है? देखो ये तो आप अब ऐसे भी कह सकते हो सर ये तो आप जुआ खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कि आप सोचते कैसे हो, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखो ये तो बहुत जनरल जनरल स्टेटमेंट है कि कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट देखो उसने पूछा क्या है, पहली बात तो नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है, नॉट करेक्ट। और हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट ठीक, थर्ड ठीक है, थर्ड ठीक है, ठीक है। हमारा गलत क्या है? फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड हमारी ठीक है, ठीक है। मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, या तो फर्स्ट सेकंड होगा, और फर्स्ट अकेला कहीं होगा ही नहीं। मतलब सेकंड के साथ थर्ड भी नहीं हो सकता, थर्ड ठीक है। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट सेकंड ही बचा, यही इसका आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल परफेक्टली हो जाएंगे, समझ आए। अब देखो आगे, उसके बाद क्वेश्चन आता है, यहां पे देखो, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्मिन कैटेगरी के अंदर, ठीक है, देखो वर्मिन कैटेगरी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। अब एक और बात, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो मैं इनको करने का सॉल्यूशन बताता हूँ। बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि ये वाली स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है नहीं कर रही, तो इसकी यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज। अब पढ़ो, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिकॉज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है। फिट बैटरी स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहले तुम्हें वर्मिन पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब समझो, वैसे ये क्वेश्चन ना अभी
मैटर नहीं करता है, ये हट चुका है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इसने बोला इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। भाई वर्मिन पता है कब डिक्लेयर करती हैं? जब कोई जानवर मनुष्य के लिए, ह्यूमन जाति के लिए खतरा बन जाए, तब उसे वर्मिन डिक्लेयर करते हैं कि इसको मारो, हंटिंग करो इसकी। अगर कोई फ्लाइंग फॉक्स दूसरे एनिमल को खा रही है तो वो तो फूड चेन है ना? वो क्या चल रहा है, नेचुरली हो रहा है ना, वो खाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे के लिए खाना अवेलेबल रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, आप खुद सोचो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। हाँ ये ठीक है सेकंड स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट गलत है ना? मतलब फर्स्ट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वैसे ही क्वेश्चन हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे उसने पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेसिस पेरिस इन फरवरी 2025। मान के चलो आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ये करंट अफेयर था। अब इसमें अपना दिमाग लगाओ, देखो कैसे लगेगा, ठीक है। देखो, co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. I don't know nothing about it. मुझे कुछ नहीं पता। Along with other countries, एक चीज यहाँ पे, एक चीज ऐड करना भूल गया मैं। देखो, इन दो स्टेटमेंट में ना हमेशा रखना, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसका ए या बी आंसर नहीं होगा, उसका सी या डी ही आंसर होता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एक स्टेटमेंट वो गलत देते हैं। मतलब अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये मान के चलो कि 7 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जिसमें सी और डी आंसर होगा, बाकी 3 में ए या बी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज याद रखना, ठीक है। अब समझो आगे, यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं। अलोंग विद अदर कंट्रीज, ध्यान से समझो, अलोंग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। समझो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अदर कंट्रीज के साथ यूएस और यूके ने भी कहा कि डिक्लेरेशन इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कभी भी ना दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचती हैं, दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचती हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि उनको ऐसा होता है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ये सब उनके लिए मैटर ही नहीं करता है, उनके लिए अपना सेल्फिश रीजन होता है। और यूएसए जैसी घटिया कंट्री के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, दे आर सो सेल्फिश। तो ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जैसे चीजों पे काम करेंगे? आप खुद सोचो, टेल मी। बिल्कुल नहीं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो ऐसी ही है, तो उनके बारे में कोई बहुत अच्छी चीज है ना तो भूल जाओ कि वो ठीक होगा। तो ये स्टेटमेंट मैं ऐसे, आप देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कोई भी आपको टेक्निक नहीं देने वाला, और जो दे रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सीधी बात है। टेक्निक नहीं होती है, उसको करने का तरीका होता है, और ये तरीका आपको सीखना पड़ता है। और ये आप सीखते हो जब आप एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस 10 से 12 बार कर लेते हो। और जब मैंने 10 से 12 बार कहा तो कुछ लोगों ने हंसा होगा और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, बट लेट मी टेल यू, जिसने ये किया है उसका क्वालिफाई हुआ है, जिसने नहीं किया उसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में रहो। और देखो, ये स्टेटमेंट हो गई गलत, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। अब हम 50, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से वन लगाओ, डी लगाओ, बट हाई चांसेस आप वन लगाओगे, क्योंकि देखो लॉट्स ऑफ टाइम ना ये होता नहीं है आंसर, ठीक है। बट चलो ये हो सकता है यहाँ आंसर हो, तो हम क्या करते हैं 50-50 पे आ जाते हैं। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का बचता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, हम 50-50 आ गए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जो किया वो वार्म अप था, है ना? बिल्कुल, हमने हर एक चीज दी थी, देखी। अब यहां से एक्सट्रीम स्टेटमेंट रूल ये स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ओनली, एनीवेयर, मस्ट, मैंडेटरी, कैन नॉट, कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, ये वर्ड्स ना हमेशा रेड फ्लैग हो गए आपके लिए। अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। लेकिन ये रूल इज लिटरली नॉट एप्लीकेबल ऑन पॉलिटी एंड साइंस, क्योंकि पॉलिटी, हमारा जो संविधान है, आपने सुना होगा, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। मतलब कहीं कहीं वो रिजिड रिजिड भी है। अगर वहां पे बोला ये काम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ओनली डन बाय पार्लियामेंट, देन ये इसको ठीक हो सकता है। साइंस में क्यों नहीं होता? कई बार साइंस के जो साइंटिफिक रूल्स हैं वो चेंज थोड़ी ना हो सकते हैं। ओनली लाइट ये कर सकती है, हाँ कर सकती है। ओनली ये वेव ये कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो यहाँ पे ये रूल्स लिटरली अप्लाई नहीं होते हैं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। कई बार होता भी है, पर हर बार नहीं होता है, ठीक है। देखो, हो गया अभी, ठीक है। अब देखो, यहां से अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कैसे हम
एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लो। ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ओनली, एनीवेयर, मस्ट, मैंडेटरी, कैन नॉट, कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली। अब आप मैजिक देखना। अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि पेपर लिटरली इजी आता है। बस आपके पास वो माइंड होना चाहिए, उस वो डेवलप्ड आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, और अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना। बिल्कुल बिल्कुल नैरो माइंडेड मत सोचना। जितनी इनोवेशन कर सकते हो करो। ठीक है, इस वक्त इस क्वेश्चन को किसने फ्रेम किया है? आपने। ऐसे सोचो कि आप एग्जामिनर हो। आप सोचो कि अगर एग्जामिनर ने इसको फ्रेम किया होगा, वो आपको एक हिंट देगा इसको सॉल्व करने का। क्या है वो हिंट, कैसे है वो हिंट? ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, पहले बता दूं। और इजी क्वेश्चन है, देखो समझो। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ये देखो। ठीक है, ठीक है, देखो। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। हर साल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये बात जानते हो, हर कोई ये बात जानता है, पर प्रिपेयर कोई नहीं करता है। बहुत कम बच्चे करते हैं। ऑलरेडी मैंने मिनरल्स के रिगार्डिंग वन शॉट सब कुछ कवर किया है, पीवाईक्यूज के साथ, देख लेना। लेकिन अभी के लिए बताओ, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ भी गलत लग रहा है? बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, हो सकता है कि इंडिया ने ज्वाइन किया हो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, है ना। सेकंड, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। ठीक है, हम अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है, इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अगर ये क्वेश्चन इतना होता है, ये वाली स्टेटमेंट, इंडिया हैज रिसोर्स रिच कंट्री, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, ठीक, इतना तो ठीक था। लेकिन इसने क्या बोला? इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ जो वर्ड है ऑल, ये जो ऑल है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, क्या भारत के पास 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स बहुत बढ़िया मात्रा में अवेलेबल है? आप मुझे बताओ। और अगर होते तो हम इंपोर्ट क्यों करते? हम दर बदर भटकते क्यों? तो आप मुझे बताओ, क्या कोई भी देश, इंडिया को छोड़ो, क्या कोई भी देश इस पूरे वर्ल्ड में 30 क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ सफिशिएंट है? टेल मी। नहीं। ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड, तो जो भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए हैं, उसमें वो एकदम रिसोर्स रिच कंट्री है, उसके पास पूरा स्टॉक है। ये स्टेटमेंट, तो बेसिकली अपनी ये जो वर्ड है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, अभी तो हम यहाँ देखते हैं। थर्ड, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, हो सकता है किया हो। एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली, क्या देखो वर्ड, एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। अब एमएमडीआर जो एक्ट है, वो अपने आप में एक बेहतरीन और बड़ा एक्ट है। मैं मान के चलता हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा है, बट ऑल हमारे नोट्स में ये हर साल रहता है। देखा जाए तो एक बेसिक से क्वेश्चन था, लेकिन इसको सॉल्व करो अगर तुम्हें नहीं आता फिर भी। तो अगर मैं बोलूं सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एक बार सेकंड स्टेटमेंट हटा देते हैं, हर जगह से हटा दिया। एक सिंगल हमारे पास आंसर आ गया, 1 and 3 ओनली। और मैं आपको सच कहूं, यही आंसर है। ठीक है, तो यूपीएससी ना आपको मौके बहुत देगा। आपको अब इन टेक्निक्स पे, आपको अपनी स्ट्रेटजी पर, एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजी पर थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट एंड यू हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन। दीज आर नॉट ट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड है टू सॉल्व एमसीक्यू, टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव, how they framed that question, why they have included always, never, all, none, only, anywhere, must, mandatory, cannot, completely, entirely, totally, this kind of word। ठीक है, ये चीजें आपको बताएंगी कि भाई ये चीजें जब आए ना, थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि इनसे क्या होता है, टोटलिटी विदाउट एक्सेप्शन। अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल सही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वो गलत है। अनटिल और अनलेस आप पॉलिटी और साइंस में नहीं जाते हो तो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ब्लाइंड एप्लीकेशन ना बिल्कुल करने की नीड नहीं है, सोच समझ के करो। कहीं भी ओनली दिख जाए सर, वो तो हमेशा गलत होगा, बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कभी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो क्वेश्चन ऐसे है ना, तो वहां गलत हो सकता है, बट पॉलिटी एंड साइंस में नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक एक क्वेश्चन पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप फील करो उस क्वेश्चन को। अब देखो, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बन जाती है, इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है कहाँ, ये बताओ। नेशनल पार्क अपना डेजर्ट वाला, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, इसका स्टेट बताओ। ठीक है, दूसरा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, या तो कोई दो स्टेटमेंट ठीक होगी इनमें से, या तो सारी ही ठीक होंगी। ठीक है, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे नहीं पता है, मैंने इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में इतना डीप में कभी नहीं पढ़ा है। देयर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क, किस किस के बारे में पढ़ता, तो ये मुझे नहीं पता है। बट क्योंकि मैंने नंबर देख के थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, तो मैं अभी सतर्क हो गया हूँ। ठीक है। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, अच्छा, नेशनल पार्क है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यही कहना चाहता है ये, है ना? ठीक है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो और समझो यूपीएससी कैसे आपको ट्रैप करती है, कैसे आपको पकड़ती है। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। इट इज वन ऑफ द नेचुरल, यहाँ वर्ड है वन ऑफ द। जब हम वन ऑफ द कहते हैं या कैन भी कहते हैं, तो देखो वन ऑफ द में वो कह रहा है कि वन ऑफ द मतलब बहुत सारे हैं, ये उनमें से एक जगह है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल सकता है, मिलता है, नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। अगर ये यहाँ पे कह सकता था इट इज ओनली या इट इज ओनली द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तब ये गलत हो सकता था, क्योंकि हो सकता है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क में अगर वो ओनली लगा दे और कल को किसी और नेशनल पार्क में मिल जाए नेचुरली, तो गलत हो जाएगा, है ना? हमने सारे जानवर तो खोज नहीं लिए हैं। तो उसने क्या बोला, वन ऑफ द, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। जब ऐसी स्टेटमेंट है ना, वन ऑफ द, हाई प्रोबेबिलिटी पॉजिटिविटी की, वो थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगी। ठीक है, ये कोई, अब ये हटा दो, ये हटाओ। अब आप इन दो पे हो और एक इस पे हो। सेकंड स्टेटमेंट पर देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये आपका नेशनल पार्क है, ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, क्या पता, थोड़ा पॉसिबिलिटी सोचो, वाइल्ड लाइफ वार्डन, वार्डन जो होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ, जो भी वहां पे देख रेख करते हैं, वो भी तो ह्यूमन हैबिटेशन ही है। लोग वहां जाते हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं आसपास जंगलों में। हो सकता है वहां की नेशनल पार्क में वैसे तो किसी को नहीं अलाउड होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नेशनल पार्क है, क्या एक दिन अगर आज जाके कोई वहां बस गया, ह्यूमन हैबिटेशन कर ली, हैबिटेशन की बात करिए ना, अगर कर ली, पॉसिबल तो है ना? सोचो जरा, है ना? कोई ऑफिसर वहां पे रह रहा है नेशनल पार्क में, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो ह्यूमन हैबिटेशन हो गई ना। तो इस स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ही नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी गलत ही हो गई है, ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, कह रहा है इनसाइड द पार्क। क्यों नहीं है भाई, कौन देख रेख कर रहा है? डेफिनेटली सही बात है। मतलब मैं समझ गया भाई, सेकंड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग है। मुझे फर्स्ट का भी नहीं पता है, पर सेकंड मेरी रॉन्ग है। ओके, सो अपना आंसर आ गया 1 और 3। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि मुझे नॉलेज अगर नहीं भी है जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, तब भी आंसर आ सकता है। अब यहाँ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोला, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ठीक है। देखने में स्टेटमेंट बिल्कुल भी अभी हमें गलत नहीं लग रही है, सही नहीं लग रही है, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा, तो बात तुम्हें पता है कि हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तब आता है जब वो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री अथॉरिटी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वगैरह जब ये हाँ करती हैं, तब ये चीज आती है हमारे देश में। सही बात है, यही बात है। बट मुद्दा ये नहीं कि ठीक है या नहीं है, मैंने आपको कहा था ऐसा क्वेश्चन आए तो हाई चांसेस है कि सी या डी आंसर होगा, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 24 मई को आपका पेपर है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे लिखता है जनरली डज नॉट इम्पोर्ट, तो मान सकते थे, ठीक था। उसने क्या लिखा, करता ही नहीं है। 24 मई को पेपर है, ठीक है, इंडिया के एक बंदे को पता चला कि यार वहां का एप्पल बहुत अच्छा है, और यूएसए से उसने इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये ठीक रहेगी स्टेटमेंट? नहीं। एग्जामिनर जब भी किसी स्टेटमेंट को बनाएगा ना, वो उसे एब्सोल्यूट रॉन्ग बनाएगा, कि चांस ही ना हो उसके ठीक होने का। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इन क्वेश्चंस को ना कोर्ट में ले जाया जाएगा, और यूपीएससी की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो। तो वो देखो जरा, उसने क्वेश्चन को पूरा का पूरा गलत कैसे बनाया है, ध्यान से समझो फिर से। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई अगर मैंने 24 मई को पेपर है, 22 मई को मेरे चाचा ने मंगा लिया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट वो रॉन्ग ही बना रहा है, वो 100% रॉन्ग बनाएगा, समझ आ रहा है? तो फर्स्ट अगर रॉन्ग हो गई, द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, द डी इज द आंसर। क्या सीखे? सीखना यही है कि समझो, 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 धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, और जो आएगा ना वो बहुत बेहतरीन आएगा। ठीक है,
ये ऐसे ही पेपर निकलता है, हवाबाजी में पेपर नहीं निकलता है, नहीं निकलता है पेपर ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे इन ट्रिक्स को लगाने की कोशिश बहुत कम करना, ठीक है। यहाँ पे इन लॉजिकल अपना साइंटिफिक जो हम काम कर रहे हैं एमसीक्यू के ऊपर, ये यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो समझो। एक हमेशा बात याद रखना, लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने पढ़ा हुआ है, पहली बात। तो अगर कोई चीज ऐसी आती है जो आपने आपने आपको लगता है कि यार मैंने कभी देखी नहीं लक्ष्मीकांत, तो हाई चांसेस है वो नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में पूछ लिया, ग्रेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। While any resolution for the removal of the speaker of the लोक सभा is under consideration, मतलब लोकसभा के स्पीकर को हटाने का काम चल रहा है, रेजोल्यूशन डाला गया, तो अब क्या होगा। इस साल भी ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही यही आएगा, जहां तक है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ही शी शेल नॉट प्रिसाइड, ठीक है, हो सकता है। ही शी शेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, अच्छा। ही शी शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, यू नो द आंसर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आपके खिलाफ रिसोल्यूशन है भी तो आप चलो प्रिसाइड नहीं कर सकते सेशन के ऊपर, क्योंकि आप अभी शक की निगाह में हो। ही शी शैल नॉट कंटाइटल टू वोट, हाँ वोट भी नहीं दे सकते हो, आप अपने फेवर में वोट दे दोगे वरना, है कि नहीं, तो आप वोट भी नहीं दे सकते। बट ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, भाई आप बोल भी नहीं सकते, ये कैसी बात है। आप खुद सोचो, ये तो कुछ वैसा हो कि आप सांस नहीं ले सकते हो, आप बोल क्यों नहीं सकते हो। इवन अगर आप मर्डर भी कर देते हो तो कोर्ट आपको बोलने की इजाजत देता है, बोलो भाई बोलो, क्यों किया, स्पीक, है ना। सेकंड, अब देखो कॉमन सेंस है, इसमें कोई लॉजिकल गैस वेस टेक्निक नहीं लगा है। अब लोग यहाँ पे क्या सिखाएंगे आपको, आई डोंट नो, बट इसको समझो, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है ना, समझ आ रहा है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द आंसर इज वन। लेट मी नो व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ा है तो मुझे बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है। वो रिसोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो वोट देता है फर्स्ट इंस्टेंस में या नहीं, ठीक है, बोलो सच बताना। अगर उसका, मान के चलो अगर उसको रिसोल्यूशन है हटाने का, तो वो देखो एक तो लोकसभा स्पीकर है ना, दो तरीके से अपना वोट देते हैं। पहला, जो लास्ट इंस्टेंस में देते हैं कि भाई दोनों तरफ से अब टाई हो रहा है तो वो वोट देंगे उसको ठीक करने के लिए। अब ये फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब स्टार्टिंग में देंगे या नहीं, ये आप मुझे बताओगे। ही शेल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन द रिसोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक, समझ आ गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट और नॉट। क्या पूछा है, मित्र शक्ति, यही क्वेश्चन है ना। बहुत ध्यान से समझना, यूपीएससी अगर आपको कोई चीज बहुत स्पेसिफिक दे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक दे, तो याद रखना उसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक और चीज, ये अपना प्यारा भारत ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसको याद रखना भारत को। अब देखो, दिस वाज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, हो सकता है हमने नहीं पढ़ा। इट कमेंस्ड इन ऑन पुणे, हो सकता है ये भी हमने नहीं पढ़ा। ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। अभी तक ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, फोर्थ पढ़ लेते हैं पहले। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखो इसका आंसर ना पूरे तरीके से निकाल पाना थोड़ा सा टफ है। जिसका एप्टीट्यूड, जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो कर लेगा, लेकिन आप जरा समझो आप कैसे करोगे। देखो सेकंड स्टेटमेंट पे आओ, इट वाज कमेंस्ड इन ऑन पुणे। अगर उसे स्टेटमेंट गलत देनी होती तो ये लिखता ही नहीं ऑन, वो कुछ और लिखता है, यहाँ पुणे महाराष्ट्र कुछ भी लिख देता। बट आप जरा सोचो, वो लिख रहा है ऑन द पुणे, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू थिंक, वो क्यों लिख रहा है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इजी नेम्स, वो बहुत इजी, यहाँ बुंदेलखंड लिख देता, बघेलखंड लिख देता, यहाँ अयोध्या लिख देता है, यहाँ दिल्ली लिख देता, यहाँ नॉर्मली कुछ भी लिख सकता था वो, जयपुर, है ना, कुछ भी लिख सकते थे, इतनी सारी लोकेशन है। और अगर बांग्लादेश के साथ है ये, तो वो इस वाले एरिया में लिखता ना, ज्यादातर वेस्ट बंगाल मेघालय यहाँ का एरिया लिखता, सही बात है। लेकिन उसने क्या लिखा, इट कमेंस्ड इन ऑन पुणे, एक स्पेसिफिक चीज दी है, लिख लो अपने नोट्स में, नोट मेकिंग कर रहे हो ना, ठीक है कर लो। तो उसने क्या लिखा, इट कमेंस्ड इन ऑन द पुणे। सब कुछ एक बार साफ करके आपको मैं समझाता हूँ, देखो जस्ट अ मिनट, देखो
कह रहा है इट कमेंस्ड इन ऑन द पुणे। अच्छा, ऑन द पुणे मतलब मेरी सेकंड स्टेटमेंट के ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड 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 सेकंड, ठीक है। तो मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अब मेरे पास 3 स्टेटमेंट बची। अब ये वाली ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। एक एक रूल आपको बताता हूँ। रूल ये होता है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, ठीक है, चाहे किसी चीज का जिस किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव अगर वो पॉजिटिव दे रखा है तो हाई चांसेस वो ठीक होते हैं, ठीक है। और फिर देखो हम मित्र शक्ति कर रहे हैं, तो देर आर डेफिनेटली हाई चांसेस कि हम काउंटर टेररिज्म को जरूर उसमें रखते हैं कि भाई हमें टेररिज्म खत्म करना है। समझ आया? अगर आप ये जनरल रूल जानते हो तो आप जानते हो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, नहीं जानते तो लिख लो। योर माइंड सेट शुड बी पॉजिटिव वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यू हैव टू श्योर अबाउट कि भाई हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा होगा, सीधी बात है। डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने माना। या तो ये होगा या तो ये होगा, नाउ ये तो होगा नहीं। मतलब अब हम आ गए हैं 50-50 के एरा में, ठीक है। 50-50 के एरा में या तो 2-3-4 होगा, इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, या तो दिस वाज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। मुझे बताओ, अगर ये इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ होता, देखो ये सारा कॉमन सेंस है, आप माइंड अप्लाई कर रहे हो, अगर ये इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ होता तो यहाँ किसी एरिया में होता। क्योंकि अगर वो यहाँ पुणे में कर रहे हैं तो आप खुद सोचो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, आने जाने की, सामान लेकर आने की, जाने की, बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्च होगा, है ना। सही बात है। सब बहुत बहुत कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं ना, जनरली नियर बाय रखते हैं। तो अगर ये बांग्लादेश के साथ होता तो ये इस एरिया में होता, यहाँ पुणे में करने की नीड ही नहीं थी। सही बात है। तो अगर ये मैं ये मान के चलूं कि ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, और अगर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया, द आंसर इज 2-3-4 एंड लेट मी टेल यू द आंसर इज 2-3-4। आप मुझे सच बताओ, क्या मैंने जबरदस्ती इसका आंसर निकाला है? आपने, अगर आप किसी टॉपर से बात कर पाओ, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। आप अगर बात कर पाओ ना, तो जाके उनसे पूछो कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड दे विल टेल यू द सेम प्रोसेस। आपका माइंड इतना नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत है। और फिर से कह देता हूँ, इतना माइंड चलने के लिए, ठीक है, टुमारो आई विल प्रेफर यू अ बुक। नेक्स्ट सेशन में ना एक बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा, वो ले लेना। उसमें क्या करना ना, जैसे पॉलिटी के ना क्वेश्चन होंगे वहां 2015 से 2025 के सिर्फ क्वेश्चन होंगे, मतलब पीछे आंसर होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले हर एक क्वेश्चन को ना पढ़ना, डीपली एनालाइज करना, उसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना, उसमें ये सारे टेक्निक्स लगाने की कोशिश करना, मतलब ये सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज करने की कोशिश करना, अपना कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे ना आपका माइंड इस लेवल पर डेवलप हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लिटरली इजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state UT of India, ठीक है। मिनिमम एमएसपी पूछा है और कह रहे हैं ऑल सीरियल्स में, हर एक सीरियल में, क्या बात है। इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइजेस। अच्छा, मतलब हम उनको इतना एमएसपी देंगे कि जहां तक मार्केट प्राइस कभी भी इतना हाई नहीं जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए यूपीएससी को ना 200 रुपए देने चाहिए हमें, क्योंकि हर एक सीरियल्स अगर हम इंक्लूड करने बैठेंगे तो इंडिया का बजट खत्म हो जाएगा। दूसरा, मार्केट प्राइस कितना भी जा सकता है, हम उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें का वर्ड ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम इतना देते हैं कि उनका जो खर्चा हुआ है, वो याद है A2FL वाला फॉर्मूला, याद है ना, इंटू 1.5 ऐसे कुछ करके है। तो वो जो फॉर्मूला वो यही कहता है, एक्चुअल कॉस्ट, फैमिली लेबर और उसका 1.5 गुना हम देते हैं। समझ आया? तो एक बेसिक लेवल पर, और सुनो, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में समझ ना आए तुरंत हिंदी में स्विच कर जाया करो, बहुत बड़ा रूल है ये, हिंदी में बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आज तक जब ये क्वेश्चन आया किसी ने भी नहीं सॉल्व किया था, ठीक है। क्या वर्ड है? पॉलीइथाइलिन टेरिफेथलेट, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो इसने क्या लिखा है, बहुत बच्चे तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से समझो बहुत अच्छे से। पॉलीइथाइलिन टेरिफेथलेट, यही लिखा हुआ है, जिसका यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, यही कह रहा है ना, उसका यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, यही कह रहा है ना, यहाँ देखो, ठीक है।
अब सुनो क्वेश्चन की चारों स्टेटमेंट, और ये यहां से देख के समझ जाओ कि कोई दो स्टेटमेंट ही ठीक होंगी एक साथ, ठीक है। अब देखो कैसे ये सॉल्व होगा, यही है आर्ट ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग। इट्स फाइवर्स कैन बी, कैन बी आ गया, कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी हाई है, आंसर ठीक होने के हाई चांसेस होते हैं। कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, मान के चलो हो सकता है ऑफ कोर्स। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बिवरेजेस, ठीक है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, हाई चांसेस है। ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड, वाओ, ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब हम उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं, ये आग जलाई और यहाँ जला दिया, और विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब सुनो बहुत ध्यान से, मतलब आप किसी चीज को खुले में जला रहे हो और वो पॉलीथाइलिन टेराफेथलेट है, मत मान के चलो पॉलीथाइलिन आपकी पॉलीथीन है घर की, ठीक है, वही है ना, नॉर्मली ऐसे मान के चलो पॉलीथाइलिन समथिंग प्लास्टिक लाइक ऑफ थिंग, ठीक है। आप उसे जलाओ, और किसके अंदर इस दुनिया में भगवान है, ऐसा कौन है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा? अगर कोई कहता नहीं ही होगा ना, तब भी 0.0000001 तो होगा ही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अब या तो 1-3 आंसर है या तो 2-3 आंसर है। अब ध्यान से समझना आपका गेम क्या है। अब हम समझ गए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पे आओ, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड, कैन भी है, पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन उसने क्या बोला, स्टोर एनी अल्कोहलिक बिवरेज। मान के चलो, सुनो ध्यान से, मान के चलो मैंने इसका कंटेनर बना दिया, पर मैंने इससे भी ज्यादा हैवी एसिडिक चीज इसमें डाली है, तो गल के फट जाएगी ना। तो जब एनी वर्ड आता है ना, तो वहां पे एनी में कुछ भी आ सकता है, बहुत से बहुत खतरनाक चीज भी आ सकती है। और हर, हमने वो कहा सुने ना, हर डैडी का एक डैडी होता है ना। तो अगर ये डैडी है तो इसका भी एक डैडी होगा, कोई ना कोई, जो इसको खराब कर देगा। समझ आया आपको अल्कोहलिक बिवरेज में? डेफिनेटली दिस इज द रीजन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यूपीएससी बहुत ब्यूटीफुल्ली अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ठीक है, वो कोई ऐसी हवा में नहीं बन जाते हैं। सच कहूँ तो ये बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत दिमाग से, बहुत सोच समझ के जो टीम होती है उनकी बैठ के बनाती है, ठीक है। वी शुड अप्रिशिएट देम फॉर दिस, बट आपको अपना माइंड पूरी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन ना सबको उस वक्त लग रहा था कैसे होगा, बट इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, अच्छा, ठीक है, मस्ट अडॉप्ट इट। पहली बात तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अगर वो प्राइवेट सेक्टर पे लागू है तो कभी भी बाइंड नहीं कर सकते हैं, समझ आया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, क्यों, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। फिर से उन्होंने कहा कि हर भारत का हर एक सिटीजन इसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, इसकी सीमलेस पोर्टेबिलिटी है पूरी कंट्री में, यही बोला है ना। अब जरा ध्यान से देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल है, हाँ, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। पहले मुझे ये बताओ, अंबानी साहब, अडानी साहब और अदर रिचेस्ट लोग ऑफ आवर कंट्री वो भी इसका पार्ट होंगे? तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और वो सच में क्या ये लेना चाहेंगे? नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, सेकेंड स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड, पब्लिक को तो वो मस्ट अडॉप्ट करवाएंगे, पर प्राइवेट में आप देखो कैसे कैसे हॉस्पिटल है, फोर्टिस मेमोरियल है ना, एक्शन बालाजी है, मैक्स हॉस्पिटल्स हैं, फिर कुछ अदर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं प्राइवेट में, ठीक है। अब ये जो अदर है छोटे मोटे, ये तो कर लेंगे, चलो इनको बोला ही कर लो, आपको फायदा होगा। फोर्टिस जिसकी आप मेरे को मैं आपको एक बात बताता हूँ, फोर्टिस जिसमें आप जाते हो नॉर्मल ब्लड टेस्ट अगर करवाओगे तो 2,000 रुपए का हो रहा है, मान के चलो। तो सभी के सभी बंदे तो यहीं जाएंगे, सब सोचेंगे यहाँ क्यों जाएं भाई, हम यहीं चलते हैं ना सब। आप मुझे बताओ, क्या ये फिजिबल होगा? क्या फोर्टिस इसकी कॉस्ट उठा पाएगा? नहीं, नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन आयुष्मान भारत डिजिटल में पब्लिक प्राइवेट को मस्ट अडॉप्ट करना नहीं है। आपका मन है तो अडॉप्ट अडॉप्ट करो, आपको पैसे मिलेंगे उसके बदले, बट हर कोई अडॉप्ट करता नहीं है, मस्ट नहीं कर सकते हो आप, समझ आया? तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग अगेन,
है। नाउ वी हैव डायरेक्ट आंसर बी 3 ओनली। तो ये मत सोचो कि मैं आपको कोई टेक्निक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अभी ऐसे कम से कम 12 से 13 सेशन आएंगे जिसमें मैं आपका माइंड पूरा डेवलप कर दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आएंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो आराम से, वहां पे सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा और बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मारू सीपीएल्स अभी देखना कितना इजी है क्वेश्चन, बच्चे नहीं कर पा रहे थे। एक तो नॉन प्रीलिम सीरीज अपनी चल रही है, नाउ और नेवर के नाम से पीटी की सीरीज है जिसमें सारे 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इंडियन मैपिंग की सीरीज, यार इंडियन मैपिंग ना आप एक बार देखो, एक बार ये मेरी दिली तमन्ना है कि आप एक बार देखो और एक बार मुझे बताओ वो कैसी सीरीज है। एक बार इसको देखो क्योंकि उसमें मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको वीडियो में याद करवा दूंगा जो इंडियन मैपिंग आपको आज तक याद नहीं हुई, ठीक है। थर्ड सी सेट के रिगार्डिंग मैंने आपको जो कोर्स है वो फ्रीली अवेलेबल करवा रखा है यूट्यूब पे। जैसे अभी नंबर सिस्टम हमने कवर किया, पीवाईक्यू सारे कवर किए, देन अब हम कोडिंग डिकोडिंग कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। बाकी आपका मन करे तो देखिए, ना मन करे तो अपना पढ़िए। अभी कह रहे हैं मारूसीपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब ध्यान से सुनना, मार्सुपियल्स मुझे सच में नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन अगर आप इसका देखोगे तो इसका नाम था स्तनधारी, ऐसे ही कुछ था, है ना। मैंने क्या देखा, मार्सुपियल, ठीक है, स्तनधारी, इतना मुझे पता चल गया, ठीक है कुछ है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हो सकता है ठीक हो भाई, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट मैंने आपको क्या कहा था कि सी और डी होने के हाई चांसेस है और ए बी होने के लिए है या नहीं है बिकॉज लगा लेना, ठीक है, यही समझाया था। देखो अब, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, ये इतना अगर बोलता, ठीक है। कैन थ्राइव ओनली का मतलब होता है वहीं वो रह सकते हैं, जैसे इंडियंस सिर्फ धरती पे रह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास, इतना हो सकता था, ठीक हो, विद नो प्रेडेटर्स। अच्छा मतलब उसको मारने वाला, उसको खाने वाला कोई नहीं है इस धरती पे। तब तो फूड साइकिल जो है, फूड चेन जो है हमारी, वो तो खल्लास हो जाएगी, खत्म, है ना। हैदराबादी लैंग्वेज में बोलो तो उसके तो वाट लग जाएगी, है ना। सो विद नो प्रेडेटर्स, क्या बात है। यूपीएससी ना आपको एक चांस देता है खेलने का, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बेहतरीन खिलाड़ी बनो। नाउ जैसे मुझे पता चला सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑटोमेटिकली आंसर इज सी। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और हंगामा मचा दिया था। आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है कभी हंगामा क्यों मचता है क्वेश्चंस के ऊपर या सीसेट के क्वेश्चंस के ऊपर? टेल मी। ये ना, ये प्यार होती है एक तरीके की, समझो इसे, क्या होता है ये, अगर ये नहीं करेंगे ना, अगर ये लोग इवेंट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से इतने टॉपर निकले, हम ही सबसे सच्चे हैं, हमसे सच्चा कोई नहीं, तुमसे हंसी कोई नहीं, ये जो ड्रामा होता है ना, ये होता है लार्ज स्केल पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का। और जो बिगिनर्स हैं वो इसमें फंस जाते हैं और इनके कोर्सेज लेना चालू कर देते हैं। बल्कि ये लोग सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सबसे ज्यादा ऐसे हैं जो जो सच है ना वो अपने आप दिख जाता है, हमें झूठ को प्रूव करना पड़ता है कि वो सच है। समझ आ रहा है? खैर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर। आपको एक और बात बताऊं, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन में जो आप इतना डरते हो ना, एक बार ये सारी सीरीज देखो और उसके बाद मुझे बताना कि क्वेश्चन यू सॉल्व हो रहे हैं। अब यहां देख, संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। मैंने कभी संगम लिटरेचर नहीं पढ़ा है पूरा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो यूपीएससी के एग्जामिनर ने कैसे पढ़ा होगा, ठीक है, उसने भी नहीं पढ़ा होगा। अब सुनो क्वेश्चन, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। अच्छा, करेक्ट पूछा हुआ है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नॉन टू संगम पोइट्स, भाई हो सकता है पता हो, डेफिनेटली। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वरियर एथिक। अच्छा, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। फिर से देखो अगर नहीं समझ आया तो, थोड़ा बड़ा करती है। अब देखो, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, ठीक है, मतलब वो किसी भी मटेरियल कल्चर के रेफरेंस से डिवॉइड है। मुझे एक बात बताओ, संगम लिटरेचर मान के चलो 500 पेज का है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या यूपीएससी एग्जामिनर ने पढ़ा होगा ये सब? मान के चलो लिटरेचर है भाई, वो बहुत बड़ा होगा, नहीं। और अगर ये कहीं मिल गया तो मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नॉन टू संगम पोइट्स, हाई चांसेस है कि ठीक हो क्योंकि इतना बड़ा है, हो सकता है ना। सी, संगम पोइट्स हैव नो रेफरेंस ऑफ वरियर एथिक। अच्छा, इतना बड़ा लिटरेचर, कहीं वरियर के बारे में, एथिक्स के बारे में दिया ही नहीं होगा, आपने पूरा संगम लिटरेचर पढ़ लिया, वाओ ग्रेट, रॉन्ग।
फोर्थ, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। यहां पे इसने क्या बोला और यहां पे इसने क्या बोला, ये दो चीजें हैं। दो स्टेटमेंट में हमें कंफ्यूजन है, या तो ये ठीक होगी या तो ये तो नहीं होगा, हमें ये पता चल चुका है। अब देखो, अब माइंड लगाओ, उसने सबसे इन दोनों में सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको कौन लग रही है जो जनरली ठीक होगी? अब मैं आपको बताऊं 99% लोगों को यही लगेगी और आंसर भी यही है। बट रीजन ये है कि हम यहाँ जानबूझ के अपने माइंड को कंफ्यूज करेंगे, जानबूझ के हम आंसर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप 50-50 में आ जाओ तो आंसर लगा के आ जाना, यही है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। ठीक है, डर के आगे ही जीते, एंड इट्स वेरी सिंपल, सीधी बात है। ये करो, आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो। मैं आपको कोई हवाबाजी में, एक मिनट रुक जाओ, हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ कुछ भी करने के लिए। मैंने हर चीज का आपको प्रूव और हर चीज में आपको माइंड अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ना कि कोई एक ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया और उसी में सब कुछ आपको करवा रहा हूँ। वो करवाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको ओवरऑल सिखाऊंगा, उसके बाद आपको, पहले आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम मिशन पे जाएंगे। 2025, 24, 23 इन ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100 के 100, और इन तीनों ईयर की एविडेंस वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, अब पहले ना, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, हो सकता है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, हो सकता है। और थोरियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। जब यूपीएससी ना कुछ एक्स्ट्रा बनाए ना, तुरंत सतर्क हो जाओ। अगर ये एंटायर वर्ड हटा देता हूं, अब देखो, मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, हो सकता है अब ये ठीक हो, लेकिन ये जो वर्ड है ना एंटायर, ये आपको नहीं लग रहा एक्सट्रीम है कि ये है मेरी कोस्ट लाइन हमारे देश की, कह रहा है कि हर जगह मिलेगा। ठीक है, पर हो सकता है मैं यहां गया और यहां इतनी सी जगह में नहीं मिला, तो हो सकता है मैं गोवा के बीच पे गया, वहां नहीं मिला, तो यहां नहीं मिला, तो हो सकता है मैं यहां गया और यहां नहीं मिला किसी वजह से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना। स्टेटमेंट गलत ही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डायरेक्टली आंसर पे आ गया, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट आप एक बार फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ लिखा है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। भाई मोनोजाइट अगर थोरियम कंटेन कर रहा है, विच इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इस देश के लिए, तो गवर्नमेंट ही तो उसे करेगी। अब ये मत कहना कि सर ओनली है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैं आपको तभी कह रहा हूँ, ओनली वोनली का चक्कर ना छोड़ दो, उन सबको फॉलो करना छोड़ दो जो आपको ये चीज रटवाते हैं कि ओनली है तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग देयर क्वेश्चन एंड हाउ यू आर सॉल्विंग देम। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, क्यों क्यों उसको बताना था ये थोरियम कंटेन करता है? सोचो जरा, क्यों उसने बताया? बिकॉज थोरियम अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट कि उसे गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी ना। उसने कहा मोनाजाइट एक रेयर अर्थ है, उसने कहा मोनाजाइट एक रेयर अर्थ है, यही कहा ना उसने, मोनाजाइट एक रेयर अर्थ है। क्यों कहा? क्योंकि उसे गवर्नमेंट बॉडी को रेगुलेट करवाना है। थर्ड स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए कि एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे नहीं ही मिलेगा। समझ आया? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से। रिसेंटली, अब जब रिसेंटली वर्ड बोले ना, रिसेंटली कब रिसेंटली? अभी कल? ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इतना मत सोचो। लेकिन मैं आपको इतना फालतू चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो अब, देखो, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM। ठीक है, अभी हमने यहाँ ऑल किया है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम है। ठीक है, हो सकता है गलत हो और हो सकता है सही हो, अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, हम कॉमन सेंस लगाएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर माइंड अप्लाई करेंगे। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव अक्सर ठीक हुआ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड करी थी, वो भी देखो। ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्रीज। बाइंडिंग, एक बात आपको बता देता हूं आज, जब भी बाइंडिंग वर्ड आए इंटरनेशनल ट्रीटी से लिख लो, whenever there is a word binding, must adopt related to international terms and treaties। हाई चांसेस क्यों गलत होगा? बिकॉज देर आर ओनली सम, मॉन्ट्रियल वगैरह ये जो थोड़ा बहुत पेरिस एग्रीमेंट में कुछ था, ये थोड़ा बहुत ही बाइंडिंग होता है। हर देश अलग है, हर देश की ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, तो बाइंडिंग कर ही नहीं सकती इतना कुछ, और वो भी माइग्रेशन तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, बाइंडिंग ठीक है सर। थर्ड,
द GCM एड्रेसेस इंटरनल, यहां देखो इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, GCM की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ्टी ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ये ग्लोबल लेवल पे काम करेगा, है ना। या फिर बिहार में छपरा से आरा कौन चला गया ये देखेगा, टेल मी। यूपी में अयोध्या से सहारनपुर कौन चला गया ये देखेगा, बताओ। दिल्ली में नई दिल्ली से ओल्ड दिल्ली कौन चला गया ये देखेगा। क्या ये देखेगा ग्लोबल? भाई पूरे देश में छोटे से छोटे शहर में ये दिखेगा? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं ना। द आंसर इज नो, है ना। थर्ड गलत है, खत्म। थर्ड मतलब एक तो क्वेश्चन कभी भी अब ओनली वन, सॉरी ओनली वन नहीं, ओनली ऑल थ्री नहीं हो सकता, ठीक, ऑल थ्री नहीं हो सकता। अब यहाँ आओ, कह रहा है बाइंडिंग है, कह रहा है बाइंडिंग है ना, मतलब ये भी गलत है। अब ओनली टू भी नहीं हो सकता, अब ओनली वन या नन पे आए हो। अब यहाँ पे 50-50 अप्लाई करो, करो अप्लाई, या तो नन या तो ओनली वन, नन या ओनली वन, सोचो। उसने ये नहीं बोला कि, पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर उसको ये स्टेटमेंट गलत करनी है मान के चलो, तो ये वर्ड नहीं बोलता कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो डायरेक्टली लिख देता ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द, बट यूनाइटेड नेशंस की कह रहा, तो हाँ यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज ने किया होगा, एक बड़ी बॉडी है वहां सब बैठ रहे तो कर रखा होगा, हाई चांसेस है। लेकिन अगेन ये आपके 50-50 पे डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। इसका मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसका ये सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ, या आपके माइंड के ऊपर डेवलप कितना कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डेफिनेटली हाई चांसेस आप ये कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां देखो ये क्या कह रहा है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन, गगन की बात हो रही है, न्यूज में था, पढ़ा भी था, ठीक है, तो आना चाहिए था। लेकिन इन केस आपको नहीं आता है तो आप अपना माइंड कैसे अप्लाई करोगे? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं है, लोग ना मार्च में और अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टिल दे क्वालिफाई द प्रीलिम्स। द रीजन बिहाइंड कि उनका माइंड डेवलपमेंट हो चुका है, उनके बेसिक्स क्लियर है, उनको 30-35 क्वेश्चन आते हैं पहले से जो आप सीख रहे हो, तो उनके 60-65 नंबर यहाँ से आ जाते हैं, रेस्ट ऑफ द अपना माइंड लगा के 120-150 नंबर 130 नंबर ले आते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। और क्या, जीपीएस किस लिए बना है, यही तो देगा, ठीक है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जीपीएस है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, ठीक है, करेगा। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा भाई, मेरा जीपीएस इतना बेकार है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बेनिफिट करेगा एविएशन, एरोप्लेन एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ, एरोप्लेन लैंड कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे जिंदगी में कहीं मदद करेगा ही नहीं है। इतना बेकार सिस्टम हम नहीं बनाते, ऐसी चीजें बनाते हैं जो मल्टी टास्किंग हो। तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड, थर्ड। नाउ 1-2 आंसर इज डी, समझ आ गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी अननेसेसरी बात नहीं करी, डायरेक्ट बोला हुआ, ठीक है। देखो थके तो नहीं हो ना, थकना मत यार, क्योंकि मैं नहीं थक रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो इसे। नेक्स्ट, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। हो सकता है किया हो भाई, हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, हो सकता है किया हो। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। इतना अगर बोला होता तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली हम कंफ्यूज होते हैं, और जो ठीक भी हो सकती थी, लेकिन क्या बोला, एंड देयर फोर, रूल लिखो, जब भी देयर फोर, वेयर एवर, वेन एवर, समझ आ रहा है, जब भी सिमिलरली ऐसे वर्ड्स आ जाएं, एक स्टेटमेंट पूरी होने के बाद कंटिन्यूस में ऐसा वर्ड लेके फिर से कंटिन्यू, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, लिख लो इसे, लिख लो। अब देखो, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल, यहां वर्ड देखो, ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय द टाइम दैट टाइम। कह रहे 2040 तक वो खुद की सारी क्लीन एनर्जी बना लेगा। वाओ भाई, दुनिया में ना कोई भी इतना सेल्फ सफिशिएंट कभी नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी एनर्जी क्लीन एनर्जी कर ले, समझ आ रहा है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करते हैं, और हमारा भी तो गोल है कि हम 2047 या वन डे 2070, हमें जितने भी रिजोल्यूशन लिए कि हम भी एक दिन ये सब कर लेंगे, तो क्या पता उन्होंने किया, वो तो डेवलप्ड भी है ना। बट अगेन हमारा माइंड हमें क्या कह रहा है, उसने क्या बोला, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। बात नेट जीरो की हो रही है, ना कि क्लीन टेक्नोलॉजी की कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो क्लीन टेक्नोलॉजी ही है,
मान के चलो। बट लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन का ना स्पेसिफिक अगर मेरे को आंसर करना है, बिना आंसर अगर ना पता हुए, तो मैं तो ये गलत करके आंसर पे जाऊंगा। बट हो सकता है कि आप इसको आंसर करो। तो मैं आपको सच बता दूं, अगर आप 20 क्वेश्चन में टेक्निक अप्लाई कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन गलत भी होंगे, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली ठीक ही होंगे। जो है सो है, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. ठीक है, हो सकता है। Venezuela has the world's largest oil reserve. ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ना करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आप इसने इसमें क्या सोचा है, इसमें क्या सोच के आपने इसका आंसर निकाला है। वो लॉजिक मुझे चाहिए। और अगर आप इसमें थोड़ा भी नहीं डरेंगे और आप इस लॉजिक पे फोकस करेंगे, तो मैं आपको सच बताऊं, आपने अगर इसका आंसर लॉजिकली निकालने की कोशिश करी और गलत भी हुआ कोई बात नहीं, हमें भी बहुत कुछ सीखना है हमें, लेकिन कोशिश करो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। और हमेशा अपने आप को बोलो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि मैं वहां बैठा हुआ हूँ, एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे तब तो ये क्वेश्चन प्रेशर के साथ करोगे, हवाबाजी में मत करना, ठीक है। मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या माइंडसेट आपने अप्लाई किया, ठीक है। और सुनो, फैक्ट्स फाइल या टेलीग्राम पे सारी चीजें अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन आपके कमेंट सेक्शन में भी है, कि सॉरी, टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। अननेसेसरी की चीज देखना बंद कर दो, अप्रैल आ चुका है। और ये सब करो, ये सब बहुत जरूरी है। नॉलेज तो देखो पूरे दिन आप पढ़ो 12 घंटे, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 1 आवर इस चीज को दो ताकि आपका माइंड डेवलप हो। कुछ आप कितना भी पढ़ लो, आपका एग्जाम इन्हीं सब चीजों से क्वालिफाई होगा। ये कोई मैं टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, रट्टा तोता नहीं बना रहा हूँ आपको, आपका माइंड डेवलप कर रहा हूँ। करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। मुझे इससे मतलब नहीं है, पर अगर 2 बच्चे भी इसको देखकर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी करेंगे प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट कर डेफिनेटली बताओगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है 24 मई के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाके सारे सेशन देख